हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग ओपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। ओपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 2 मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप किसी भी कैंडिडेट से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। इसलिए मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग ओपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें सिविल जज की करी है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी टोटल 34 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 4 वैकेंसी हमारी विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ हमारे एसईबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 3 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 1 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। तो हमारी इन टोटल 34 वैकेंसी निकाली गई है सिविल जज के लिए, जिसमें से 11 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये हमारी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टोटल वैकेंसी रिलीज करी गई है फॉर द ईयर 2024-2025। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज अ सिविल जज जो पे स्केल रहने वाला है वो आपका 77,840 रुपीज से लेके 1,36,520 रुपीज के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ आपको इस रेम्युनरेशन के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर देना है, ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 20 मार्च 2024 से चालू हो जाएंगे, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन चालू होने में अभी मिनिमम 15 दिन का टाइम है। 15 दिन बाद आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे इस फॉर्म के रिगार्डिंग, और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 20 अप्रैल 2024 रखी गई है, यानी कि पूरा एक मंथ है जिसके पहले आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको 20 अप्रैल 2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अभी बिलो 23 इयर्स नहीं है और अबव 35 ईयर नहीं है, यानी कि आपकी अगर एज 23 से लेके 35 के इन बिटवीन है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी एज को 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर आपकी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग 23 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है और 35 इयर्स के बिलो है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा गया है, जो हमारे एससी, एसटी, एसईबीसी, विमेन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो आपकी 23 से लेके 40 इयर्स की हो गई है। यानी जो हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी एज 40 ईयर्स से बिलो है एज पर ऑन
1 अगस्त 2023, तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यानी वो कोर्ट रूम में काम करता है, उसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 39 रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने एज लिमिट में एक चीज और मेंशन करी है कि जो भी कैंडिडेट डिपार्टमेंटल होगा और उसके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 39 इयर्स की रखी गई है एज पर ऑन 1 अगस्त 2023। यानी जो हमारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर 7 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उनकी एज बिलो 39 ईयर है, तो वो इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यानी कि हमारे जो फ्रेशर्स हैं जो जज बनना चाहते हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होगा, यानी वो कोर्ट रूम में काम करता होगा, चाहे वो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हो या फिर किसी लॉ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, अगर उसे एज अ लॉ ऑफिसर 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने हमें एक और चीज बताई है, लेकिन ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है जो लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करते हैं, तो उनके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। इन्होंने क्लियरली अपने सिलेबस के रिगार्डिंग भी हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सारा सिलेबस बताया है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसमें आपके नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो आपका उस क्वेश्चन का -25% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, उसके बाद आपका सीपीसी आएगा, उसके बाद आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी आएगा, उसके बाद आपका एविडेंस एक्ट आएगा, उसके बाद आपका आईपीसी आएगा, उसके बाद आपका लिमिटेशन एक्ट आएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, उसके बाद आपका लॉ ऑफ सक्सेशन एक्ट आएगा, उसके बाद आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा और इसके बाद आपका फाइनली पॉक्सको भी आएगा। साथ ही साथ इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे प्रीलिम्स के। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उन्हें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% चाहिए होगा, तभी वो प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट फाइनली प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आपके टोटल 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, यानी टोटल आपके 5 एग्जाम होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके मेंस के एग्जाम में जो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपके 150 मार्क्स के होंगे और उसका ड्यूरेशन आपका 2.5 आवर्स का रहने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो आपके ऑप्शनल के 3 सब्जेक्ट होंगे उनका भी आपका एग्जाम टोटल 150 मार्क्स का होगा, लेकिन वो ड्यूरेशन आपका उस एग्जाम्स के 3 आवर्स का होगा, यानी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें आपको हाफ एन आवर ज्यादा मिलेगा, यानी कि वो एग्जाम आपके 3 घंटे के होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग। आपके जो 2 कंपलसरी पेपर हैं उसमें सबसे पहला पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का रखा गया है, जिसमें आपसे ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइंस पूछा जाएगा। इसके बाद आपको शॉर्ट एस्से 150 वर्ड्स का लिखना होगा। इसके बाद आपको प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होगी जो कि आपका 300 वर्ड्स में होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 500 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस है। साथ ही साथ इन्होंने पेपर 1 के सिलेबस में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपसे ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन जो ये लोग 10 लाइंस ईच का करवाएंगे, जिसके आपके 2 पैसेजेस होंगे, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा उड़िया लैंग्वेज में, और जो आपका दूसरा पैसेज होगा उसमें आपको उड़िया लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में। यानी कि इस एग्जाम के लिए आपको उड़िया लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग
पेपर 2 के एग्जाम के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि पेपर 2 के लिए जो आपका सिलेबस है वो आपका सीपीसी है और आपका सीआरपीसी है और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि आपका टोटल 150 मार्क्स का होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके 2.5 आवर के होंगे, यानी कि आपका ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शनल पेपर के सिलेबस के रिगार्डिंग। जो अभी पेज आपके एडवर्टाइजमेंट का स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इस पेज में कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज करना है जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि आप लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट चूज कर सकते हैं, आप पर्सनल लॉ चूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चूज कर सकते हैं। यानी इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसका आप एग्जाम ऑप्शनल पेपर में देना चाहते हैं। ये तीनों एग्जाम आपके 3 घंटे के ड्यूरेशन के होंगे और 150 मार्क्स ईच होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। मेंस के एग्जाम में आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे टोटल अपने 5 पेपर्स को मिला के, और हर पेपर में आपको मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आप मेंस के पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट मेंस के पेपर को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा ओपीएससी के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि आपका किसी भी हालत में ऑप्शनल सब्जेक्ट को बाद में चेंज नहीं करा जाएगा, तो इसलिए आप लोग सोच समझ के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिलअप करिएगा फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि कैंडिडेट को मिनिमम इंटरव्यू में भी 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी वो चांसेस होंगी कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम आए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो 5 जोनल सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका बालासोर है, आपका ब्रह्मपुर है, आपका भुवनेश्वर है, कटक है और आपका संबलपुर है। तो इस जगह पे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे ओपीएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।